नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। चुनावी मंथन हमारा कार्यक्रम खास आप देख रहे हैं। चूँकि हम बहुत सारे जिलों से होकर आ रहे हैं और साथ में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र और बहुत सारे प्रतिनिधियों से बात करके आ रहे हैं और इसी लय में हम पहुंच चुके हैं विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में। जिला का नाम है कैमूर और कैमूर में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो बहुत सारे समस्याएँ और बहुत सारे जनता से जब रूबरू हुए तो कुछ ऐसी खास चीज़ें निकल कर आई जो जनप्रतिनिधियों से उसके सवाल उसके जवाब जो है जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रतिनिधियों से बात कर ली। अब प्लुरल्स पार्टी जो कि बिहार में एक नए तरह की राजनीति के रूप में आने का दावा करती है, हालांकि तो ये देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि नए तरह की राजनीति कैसी होने वाली है अगर वो सत्ता में आती है तो। खैर, इसकी जो मुख्य बात करें, अगर मुख्य जो हैं वो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं और उनकी उम्मीदवारी के तौर पर यहाँ पर ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर खड़े हैं इंद्रेश बहादुर सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। सर, सभी को नमस्कार, चैनल के दर्शक जो देख रहे हैं मुझे। सर, पहला सवाल ये है कि यहाँ आपने सबसे पहले कि पुष्पम प्रिया चौधरी इनको ज्वाइन किया या फिर कहें प्लुरल्स को ज्वाइन किया। नए चेहरे, राजनीति का बैकग्राउंड नहीं, राजनीति में फिर आना कैसे हुआ? फिर क्या सोच के आए थे, क्या विचार लेके आए थे? देखिए, जो हमारी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं, जो मुख्यमंत्री होने जा रही 2020 में, उनके सारे कैंडिडेट जो है नए हैं। ठीक है, हमारी मुख्यमंत्री भी नए और हम भी नए। हमारे पार्टी में कोई राजनेता नहीं है, राजनेता या नेता बोले तो कोई नहीं है, सब आम जनता है। आम जनता अपनी सरकार बनाने जा रही है और ये आम जनता जो है इसलिए अपनी सरकार बनाने जा रही है कि बिहार पिछले 30 साल से, 30 या 35 साल बोलूँ, 30 साल इसलिए बोलता हूँ कि 1990 में जब औद्योगिक क्रांति आया पूरे भारत में तो एक यही राज्य था जो पिछड़ गया, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ पहले से थी वो धीरे धीरे बंद हो गई और बाकी जगह नई नई फैक्ट्रियाँ खुली और बिहार से पलायन हो गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं अपना 10 साल जो है बिहार की साफ़ सुथरी राजनीति में देने जा रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी अभी कहा कि हमारी जो मुख्यमंत्री होंगे वो पुष्पम प्रिया, कितना दावा कर सकते हैं इसमें कि मुख्यमंत्री जो है अब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे और पुष्पम प्रिया ही रहेंगी इस बार के चुनाव में? देखिए, जनता बदलाव चाह रही है और जनता को बदलाव चाहिए। बिहार में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। यहाँ के बच्चे जो हैं या तो घर में खेती कर रहे हैं, और बच्चे मतलब एक बच्चा खेती नहीं कर रहा है, अगर 3 बच्चे 4 बच्चे परिवार में हैं, फादर भी, तो सब लोग मिल के खेती कर रहे हैं, जबकि खेती के लिए एक लोग सफिशिएंट है। तो रोज़गार है नहीं, और रोज़गार नहीं होने के चलते जो है सब लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। बिहार की 40% जनसंख्या आज के डेट में बिहार से बाहर है। लोग बोलते हैं बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है, बट मैं बोलता हूँ दूसरे स्थान पर है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 40% जनसंख्या बिहार की बाहर रह रही है और आप लोग भी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आया। आपने जब कुछ समस्याओं को लेकर बात की, जैसे रोजगार, अन्य और भी समस्याएं हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं क्या हैं? क्योंकि आप चाहते तो कहीं और भी से भी आप चुनाव प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हो सकते थे, प्लुरल्स के या फिर निर्दलीय भी, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र को चुनना खास हो सकता है ये आपका गृह जिला हो। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं क्या हैं जो आपको लगती हैं कि हम यहाँ पर जीत कर आएंगे तो हम वो सब काम पर ध्यान देंगे और वो सब काम अच्छा करेंगे, विकास करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, स्वास्थ्य सेवा है ही नहीं है। आप एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करिएगा, आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल्स हैं, बट रेफरल हॉस्पिटल हैं, जहां अगर आप चले गए तो आपको या तो पटना या बनारस, मैक्सिमम लोग बनारस चले जाते हैं। आपके गृह जिला में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आपको मिल सके। लोग दावा कर सकते हैं, बट दावा जनता बताती है कि नहीं है। शिक्षा में स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनी है, बन रही है, पैसे लग रहे हैं उसमें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेस्ट हो रहा है, क्योंकि स्कूल अगर बनेगा तो अच्छा ही है, बट पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये बात जो है मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप किसी जनता से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे तो दे कैन टेल। देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार का, क्योंकि हम भी जब बचपन में छोटे थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मेरी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल में हुई होती तो शायद यहाँ पर हम ना होते और
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा माहौल का फ़र्क पड़ता है। शिक्षा को लेकर जिस तरह से आपने बिहार में बात की, मुझे जनता से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खासकर मैं ही बता रहा हूँ कि वो हालात ऐसे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा, खासकर यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जब मैं रूबरू हो रहा था जनता से, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ये मुद्दा है यहाँ के लिए। इसके अलावा किसानों की बहुत बड़ी समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में, जिस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। ज़रा उस पर कुछ आप कुछ टिप्पणी करें। हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत विशेष तौर पे ध्यान दिया है किसानों के बारे में, और हमारी सरकार बनने के बाद पहली ऐसी पार्टी होगी जो कृषि को रोजगार का, कृषि को जो है उद्योग का दर्जा देने जा रही है। हम लोग जो है कृषि को उद्योग का दर्जा देने जा रहे हैं, और किसानों को जब भी लोन चाहिए तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, अब स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बढ़िया, ये अच्छी बात है और ऐसी पहल होनी भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और कि आज से 2 दिन पहले पुष्पम प्रिया चौधरी जी भी खुद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर रही हैं, और वहाँ से सुनने में ऐसा आया था कि उनका जो है अभी तो ये चेस यानी कि शतरंज छाप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनका ये पोस्टर है, ये आपको मिला हुआ है। लेकिन सुनने में ऐसा आया था कि उनको उस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरना पड़ा था। ज़रा इस विषय में कुछ बताएंगे अगर कुछ? देखिए, विषय जो है शासन से है, ठीक है। हम पहले फेज़ के जितने भी प्रत्याशी थे 71, सबको निर्दलीय बना दिया गया था और सब लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा आइडियोलॉजी जो है पार्टी का है, तो हम उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग के हिसाब से हम निर्दलीय हैं, बट जनता हमें जानती है कि हम निर्दलीय नहीं हैं और हम पार्टी के मैनिफेस्टो पे लड़ रहे हैं। तो जो बैलेट जो ईवीएम होगा उस पर चुनाव चिन्ह क्या बना होगा फिर? शतरंज बना होगा। तो ये अभी फिलहाल के लिए, तब तक के लिए है। जी। तो क्या फिर बदलने के भी आसार हैं क्या चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं बदल सकता क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है और उन्होंने टाइम दिया है शायद दिसंबर का। सो इस चुनाव में तो संभव नहीं है, बट डेफिनेटली अगले चुनाव में हम लोग अपने घोड़े को लेके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और सवाल, चूँकि आप बिहार से बाहर रहे हैं और बिहार के सेवा में आप 10 साल अपना देने का वादा कर रहे हैं, आने वाला अगला 10 साल। इस 10 साल में आपने एक ब्लूप्रिंट दिमाग में तैयार किया होगा कि मुझे 10 साल में क्या करना है। अगर राजनीति में, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं तो अच्छा है, वरना 10 साल में आपके दिमाग में रोड मैप या फिर तैयार होगा ब्लूप्रिंट कि हम इन 10 सालों में कैसे आगे बढ़ेंगे, किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। चूँकि इस व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ता है तब समाज को भी आगे बढ़ाता है, तो दोनों पर प्रकाश डालिए थोड़ा सा अगर कुछ हो। देखिए, मैं अपने जीवन में जो है 12 साल की उम्र में मैंने बिहार छोड़ दिया था, और बिहार छोड़ने का एक ही रीज़न था कि उच्च शिक्षा। उसके लिए हम बनारस चले गए, और आधी आबादी जो शिक्षा चाहती है यहाँ की, वो या तो बनारस चली जाती है या पटना जाती है। पटना पहले लोग नहीं जाते थे, बट अब पटना जाने लगे हैं, या बनारस से आगे। तो मैं भी उसी का मारा था। एंड उसके बाद शिक्षा के बाद नौकरी बाहर ही किया, नौकरी के बाद अपना बिजनेस है अभी। लेकिन अब अगला 10 साल जो है मैं बिहार को देने जा रहा हूँ, अपने गृह जनपद को देने जा रहा हूँ, जहाँ मैं 10 साल, हारना जीतना अलग चीज़ है, एक ही आदमी जीतता है, बाकी सब जो है, लेकिन हारता वो व्यक्ति है जो मैदान छोड़ के भागता है, और हम लोग मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। हमने अगर ठान लिया है कि बिहार बदलना है तो बिहार बदलना है, और बिहार को 5 साल में विकसित करना है तो विकसित करना है, उससे हम लोग हट नहीं सकते। और 10 साल इसलिए हम बोल रहे हैं कि 10 साल के हमारे शासन में जो है बिहार पूर्ण रूप से बदल जाएगा और बिहार विकसित राज्य हो जाएगा। चलिए, आपने कहा कि मन से नहीं हारेंगे, भले जैसे भी हार जाए, लेकिन एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से अगर आप नहीं हार रहे हैं तो आप एक लंबे रेस के घोड़े साबित हो रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। सर, इस पर एक चीज़ और सर, प्लुरल्स कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है, और यहाँ पर हर पार्टी का एक घोषणा पत्र होता है कि हम आएंगे तो कुछ ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि हमने ऊपर वाली बात की, लेकिन मेन एजेंडा क्या है प्लुरल्स का, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। बिहार को विकसित राज्य बनाना। 10 साल का हम लोगों ने टाइम इसीलिए लिया हुआ है, और मैं जैसे बोला कि मैं 10 साल अपना देने जा रहा हूँ बिहार को, तो 10 साल के बाद मैं पार्टी से त्यागपत्र दे दूँगा, ठीक है। इवन पुष्पम प्रिया जी भी हो सकता है कि त्यागपत्र दे दें 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल में हमको बिहार बदल के नए जनरेशन को चांस देना है, ठीक है। पुराना जनरेशन ज़िंदगी भर मैं एक नेता बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नेता बना, मेरा बेटा नेता बने और उसके बाद उसका बेटा नेता बने और जनता उसको ढोती रहती है। सो एक नए व्यक्ति को भी चांस मिलना चाहिए। आज अगर एक 10 साल का बच्चा है और 15 साल के बाद वो ये सोचे
कि चलो अभी भैया नहीं लड़ने वाले हैं चुनाव तो मैं लड़ूंगा। तो ऐसा होना चाहिए। और बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में आप देखते हैं कि हर आदमी एक बार जब चुनाव लड़ता है तो या जीत गया तो उसके बाद कंटिन्यू उसका प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने 10 साल सेवा किया, 10 साल सेवा करने के बाद अब दूसरों को चांस दीजिए सेवा करने के लिए, और अच्छा सेवा करने के लिए दीजिए। ये भावना अगर रहेगी तभी हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास होगा। अच्छा, जब प्लुरल्स की बात आती है तो पुष्पम प्रिया चौधरी जी बोलती हैं कि बिहार के लिए बोलती हैं खासकर, और उन्होंने इस वक्तव्य को जो है बहुत बड़े पर्दे पर और हर जगह फैलाया भी है कि मैं इस साल सरकार बनाकर बिहार को हमेशा के लिए बदलने के लिए बिहार वापस आई हूँ। अगर आप अपना भविष्य नए बिहार में देखते हैं तो प्लुरल्स पार्टी के साथ गर्व से जुड़ें और बिहार की आर्थिक आज़ादी के आंदोलन में शामिल हों। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक आज़ादी। ये आर्थिक आज़ादी से तात्पर्य क्या है प्लुरल्स का, जरा? आर्थिक आज़ादी से मतलब है कि हम लोग सब लोगों को रोज़गार देने जा रहे हैं। रोज़गार कैसा? बिहार में 8 जो है हम लोग इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहे हैं। जो हम एक उसमें से हमारा दुर्गावती का, कैमूर का क्षेत्र होगा दुर्गावती का। सो उस हिसाब से हम लोग 80 लाख प्राइवेट नौकरी और 8 लाख सरकारी नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं। मतलब कि हर एक व्यक्ति को जो बेरोजगार है, एक बच्चा लड़का बेरोजगार है, उसको हम नौकरी देने जा रहे हैं। और उसका जो मिनिमम सैलरी होगी वो 26,000 रुपये महीने होगी। तो जब पैसे होंगे लोगों के पास तो ही तो आर्थिक आज़ादी मिलेगी। और उसके अलावा जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, देखिए आर्थिक आज़ादी सिर्फ नौजवानों को हम नहीं दे रहे हैं, पूरे समाज को देने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, सब लोगों को 2600 रुपये पेंशन देने जा रहे हैं, वृद्धा पेंशन, जो आज के डेट में कुछ मिलता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है, बिहार सरकार कितनी देती है लोगों को पता है, बट हमारी सरकार आने के बाद वो हम लोग 2600 रुपये देंगे। तो ये आर्थिक आज़ादी देने जा रहे हैं। इवन जो भी BPL परिवार में लोग हैं, BPL परिवार में हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जाति और धर्म पे नहीं आए हैं। जाति और धर्म को छोड़ के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति। तो जो भी BPL परिवार के लोग होंगे उसमें से एक महिला को, BPL परिवार की एक महिला को कंपलसरी नौकरी देने जा रहे हैं और उनकी पगार भी 26,000 होगी। तो सोचिए, एक BPL परिवार जिसको आज के डेट में कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार कुछ अनाज देती है 3-4 रुपये किलो, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कितने रुपए किलो देती, बट देती है। उनको हम जो है 26,000 रुपये की सैलरी देने जा रहे हैं। सो उनकी आर्थिक आज़ादी नहीं होगी। और अगर उनकी आर्थिक आज़ादी होती है तो बिहार अपने आप में आर्थिक रूप से मजबूत होगा और सब लोगों के पास पैसे होंगे। सो ये आर्थिक क्रांति जो है बिहार में आने जा रही है। अच्छा, बिहार का जो एनुअल जो बजट है, क्या लगता है कि आप जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, उन घोषणाओं के फलस्वरूप जो है बिहार पे ऐसा नहीं लगता कि कर्ज का भार बढ़ जाएगा अगर रोज़गार आप देंगे, सृजन करेंगे तो? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मिनिमम सैलरी जो है 24 से 26,000 रुपये होगी, ये तो फिर भी लगता नहीं है कि क्या बिहार के ऊपर कर्ज ऑलरेडी पहले से भी है? और क्या एनुअल इनकम बिहार की उतनी है क्या सर? आज देखिए, 10 मिनट पहले मैंने देखा, सरकार जो है केंद्रीय कर्मचारियों को जो है 37,000 समथिंग करोड़ रुपए का बोनस देने जा रही है। ठीक है, पैसे हैं तभी तो दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। बिहार जो है कभी बीमारू राज्य नहीं रहा है। यहाँ के नेता जो है इसको बीमारू राज्य बनाते रहे या बोलते रहे नेता लोग। बिहार अपने आप में सक्षम है। आज कोरोना हुआ, कौन से लोग आए थे बिहार को बचाने के लिए? कितना फंड आया बिहार में? बिहार अपने आप में सक्षम है, लोग यहाँ के सक्षम है, सिर्फ एक दिशा देने की ज़रूरत है उसको। जब हम बात करें इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगाने की, तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री लगाने से सिर्फ पैसे दिए जाएंगे? टैक्स भी तो आएगा। बिल्कुल, ये भी सही है। सो हर चीज़ का हमारा ब्लूप्रिंट रेडी है, सिर्फ इंतज़ार है 10 तारीख का। 10 तारीख के बाद जो हमारी सरकार बनेगी उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी और हमारे बजट पे कोई भी बोझ नहीं आने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल से अंत करूंगा कि पुष्पम प्रिया जी चूंकि बिहार में रही नहीं, अमेरिका से पढ़कर आई हैं और एक सोच विकसित है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लंदन से पढ़कर आई हैं, इंग्लैंड। एक मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार के बहुत लोग ऐसे सवाल करते हैं कि वो बिहार की ज़मीनी हालत को क्या समझेंगी? वो कभी गांव देखा नहीं उन्होंने, कभी धूल मिट्टी में चली नहीं, ऐसा मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं। तो इस विषय पर मतलब आपसे थोड़ा वक्तव्य जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, आज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, कल जो है सुबह उनका यहीं पे आधे घंटे का प्रोग्राम है। आधे घंटे यहाँ पे आएंगी, जनता को संबोधित करेंगी।
धूल मिट्टी से ही सने जगह में हम लोग बैठे हैं। सो ऐसा लोगों को बोलना कि धूल मिट्टी में नहीं आ सकती हैं, एक गलत अवधारणा है। और जिन लोगों ने बिहार को समझा है, उन्होंने बिहार को दिया क्या है? अगर उन्होंने दिया होता तो मैंने बोला पहला ही हमारा था कि हम जैसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत क्या थी। हम आम जनता हैं, आम जनता को राजनीति में क्यों उतरना पड़ा? रीज़न एक ये है कि हमारे बिहार को जो चाहिए था वो बिहार को मिला नहीं, और नहीं मिलने के चलते आम जनता आज चुनाव में खड़ी है। और मेरे जैसे लोगों को, जिनको आज अगर यहाँ पूछेंगे लोगों से तो हो सकता है इनको पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन आम जनता हूँ उनको। लेकिन ये पता है कि बिहार बदलने के लिए कोई ना कोई एक बंदा आया है जिसको लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आया है जो बिहार बदलने की बात करे और बिहार बदल के देगा। चलिए, मैं यहीं ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन जब आपने आम जनता कहा तो एक सवाल और मेरे मन में उठा। हर लोग जो प्रत्याशी हैं हमेशा आम बनकर आते हैं और वो खास बन जाते हैं, बल्कि जनता आम के आम ही रह जाती है। तो ये बड़ा सवाल है बिहार के लिए, और बिहार नहीं पूरे देश के लिए भी। तो आपके लिए खास क्या है, मतलब थोड़ा सा इस पे देखिए, अगर आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा हो, सो हमने उसमें वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात की है। तो मोदी जी भी करते हैं ये बात? नहीं, मोदी जी बात नहीं करते हैं, वहाँ पे वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है। और मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा, बट एक चीज़ समझिए कि वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग जब बात करें वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की, तो वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति देखिए, गोवा करके राज्य है बिहार में, भारत में। वहाँ के एक मुख्यमंत्री थे, अभी नहीं है, बट वो जब भी चलते थे तो उनके साथ फोर्स नहीं चलती थी, वो कभी कभी स्कूटर पे भी निकल जाते थे। तो मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे होने चाहिए कि उनको डर नहीं होना चाहिए। वो चलें तो उनके साथ 10 गाड़ियों का काफिला नहीं होना चाहिए, वो अकेले चले। ठीक, यहाँ वीआईपी कल्चर ख़त्म होती है, और यही चीज़ हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। अच्छा, एक भोजपुरी में कहावत कह के ख़त्म करत नहीं कि अक्सर जब जनता में रहनी, हम चाहे हम कहीं तभी एने ओने घूमत रहनी, तो लोग कहे कि हमेशा चुन चुन के टिकट देहल जाला, नेता कुली पैसा खर्चा करे सन तब जाके उनके के टिकट मिल जाला। आम लोग के काहे ना टिकट मिलेला? ए पर आम लोगों के मिलल बा, तब सवाल ये उठता कि वो आम लोग खास बन जाई। तो पे हम बात विचार भी कहीं। तब अब देखे वाला बात ही बा कि अगर आम लोग जीत के आवता मैदान में तो खास बनता कि नहीं बनत, ये देखे वाला बात बा। खैर 10 नवंबर के बाद इस सब विषय पर पता चली। तब तक के लिए शुक्रिया। नेशन 24 आप देख रहे हैं और अभिषेक कुमार आपके साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, चुनावी मंथन कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया। आप धन्यवाद। शुक्रिया।